तो आज हम बुलेटिन में देखिए सबसे पहले बात अयोध्या की करने जा रहे हैं। वैसे तो अयोध्या हमेशा रामधुन में मगन ही रहती है, लेकिन इस वक्त अयोध्या की रौनक अलग ही देखने को मिल रही है। शहर में भव्य दीपोत्सव की तमाम तैयारियां हैं, दियों को सजाने का काम शुरू हो चुका है। इस बार 21 लाख दियों से राम की नगरी रोशन होने जा रही है और अयोध्या का रंग कितना अनूठा नजर आने वाला है, इसकी झलक आप इन 6 तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। एक तरफ अयोध्या रोशनी से जगमग है तो लेजर शो भी लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। लोग श्रद्धापूर्वक सरयू आरती में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज सबकी नजरें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रहने वाली हैं, क्योंकि आज योगी सरकार राम दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है जिसमें कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। तो अयोध्या का वो रंग जो अब निखर कर सामने आ रहा है, उसकी ये तमाम तस्वीरें। उल्लास में है राम भक्त। मंदिर में राम जी के विराजने से पहले अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। दीपोत्सव से पहले अयोध्या का सरयू घाट राम भक्तों की आवाजाही से गुलजार है। तभी तो रोजाना होने वाली ये आरती इन दिनों बेहद खास हो गई है। घाट पर जगमगाते दियों की रोशनी, घंटे घड़ियाल और सामूहिक स्वर लहरियां। यकीनन राम नगरी में ये भक्ति का ऐसा रंग है जो वक्त के साथ साथ कहीं ज्यादा चटक और गाढ़ा होता जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक है। पूरी राम नगरी को जगमगाने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। 11 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के लिए श्री राम जन्मभूमि सज रही है, संवर रही है। 21 लाख दियों को प्रज्वलित करने का जो प्रण है और दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। कई सालों से मनाया जा रहा है और हर साल बेहतर हो ही रहा है। इसको भी लोग देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अयोध्या में ऐसा ही काम होना चाहिए। इस बार 25 लाख दिए हम जलाएंगे। 25 लाख दिए में 21 लाख दिए का हम विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और हर एक नुक्कड़ चौराहा, हर एक अच्छे जगह, तमाम मंदिर, जीर्ण जगह जहाँ पड़े हैं वहाँ पर दीप के लौ के माध्यम से दीप माला बनाकर हम लोग वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जो दुष्टों का संहार करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या की नर नारी, अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के आम जनमानस भाव विभोर होकर भगवान की सेवा करता है, वो पलक, वो झपक आपको देखने को मिलेगा। दीपोत्सव के मौके पर सरयू नदी के तट को भी बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। नदी से सटे पुल पर भी लाइटों की सुंदर माला बनाई गई है। दीपोत्सव से ही लाइट, साउंड और लेजर शो का भी आगाज होगा, जिसमें रामायण कालीन घटनाओं से जुड़ी सारी तस्वीरों को दर्शाया जाएगा। ये लेजर शो उसी का एक ट्रायल है जो अयोध्या में हुआ। सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो बेशक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या मगन में है और पूरा देश उमंग उल्लास के रंगों से सराबोर होने को तैयार है। 22 जनवरी को कपाट खुल जाएंगे गर्भगृह के और इसी के साथ दर्शन होंगे राम लला के। यकीनन भगवान राम का मंदिर में प्रवेश पूरी दुनिया के राम भक्तों को खुशियों की सौगात दे रहा है और जनमानस के अंदर भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ा सा है। तभी तो अब की दिवाली अयोध्या वाली है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले आज यूपी सरकार अपनी कैबिनेट मीटिंग आयोजित करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां की बैठक के लिए ऐसे प्रस्तावों को चुना गया है जो धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में आज होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में 11 नवंबर को भव्य दीपोत्सव से पहले आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है, जिसमें सरकार अपने धार्मिक एजेंडे को धार देने के लिए कई अहम फैसले लेगी। प्रदेश में धार्मिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट की मीटिंग में कई और अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसमें अयोध्या तीर्थ विकास परिषद देवी पाटन धाम,
मुजफ्फरनगर के शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा कई मेलों को भी सरकारी मेले के तौर पर मान्यता देने की एक बड़ी कोशिश होगी। वहीं अयोध्या में हर साल होने वाले मकर संक्रांति मेला, वसंत पंचमी मेला और बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला के प्रांतीयकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी। वहीं हाथरस का लखी दाऊजी मेला में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रांतीयकरण के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन के अहम प्रस्ताव को भी योगी सरकार पास करेगी। इससे जलमार्ग परिवहन के विकास और नियोजन से जुड़ी गतिविधियों पर ये प्राधिकरण फैसला लेगा। दोपहर 3:15 बजे के आसपास अयोध्या के रामकथा भवन में ये कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें शामिल होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी में होने जा रहे दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। यूपी के इतिहास में वैसे योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो वक्त वक्त पर प्रदेश की राजधानी के बाहर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक करते आ रहे हैं। इससे पहले साल 2019 में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में भी कैबिनेट मीटिंग हुई। उस वक्त मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने संगम में पुण्य स्नान भी किया था। इसके अलावा काशी में भी यूपी कैबिनेट की बैठक की जा चुकी है और अब भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अयोध्या में दिवाली से पहले दीपोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन जहां राम भक्तों के लिए खास है, तो वहीं धर्म, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन से जुड़े ये तमाम पहलू प्रदेश की इकोनॉमी और उसकी ख्याति को बढ़ाने से जुड़े हैं। कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गोरखपुर से एक दिया प्रभु श्री राम के नाम। दरअसल गोरखपुर मंदिर से एक दिया रथ में रखकर अयोध्या में श्री राम के लिए रवाना किया गया है। गोरखनाथ के पुजारी ने रथ का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसे जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। गोरखनाथ के महंत का ये कहना है कि गोरखनाथ मंदिर का जुड़ाव जो है अयोध्या मंदिर से हमेशा रहा है और अयोध्या मंदिर की लड़ाई जो है यहाँ के महंत हमेशा से लड़ते रहे। उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी लड़ाई लड़ी है और हम आज सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गोरखनाथ मंदिर से ये दीप रथ जो है अयोध्या के लिए भेज रहे हैं। जहां दिवाली का दिन है, उस दिन ये दिए जगमग होंगे। वहीं दिवाली पर शुभ खरीदारी भी जारी है। दिल्ली हो, नोएडा हो, हर बाजार में मानो त्योहार की चांदनी सी बिखरी है। खास तौर से बर्तन बाजार में यूटेंसिल्स के नए नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। यही नई नोएडा और दिल्ली के लोकल मार्केट्स तो बड़े बड़े मॉल्स को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक इस दिवाली पर लोकल सामानों की खरीदारी स्वदेशी अलग जगाती नजर आ रही है। दिवाली की तैयारियां घर पे पूरी हो गई? नहीं, चल रही हैं, अभी कहाँ पूरी हो गई, चलते ही रहती है दिवाली की शॉपिंग तो। अच्छा, सफाई बहुत करनी पड़ी होगी? राइट, बिल्कुल करनी पड़ती है सफाई तो। दिवाली पे तो वैसे तो करते ही डेली में, लेकिन दिवाली पे थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई हो जाती है। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि सफाई वाला जोन खत्म हो गया, अब सजाने वाला जोन, शॉपिंग वाला टाइम आ गया, तो क्या कुछ खरीदारी की आपने? मैं तो अभी इस समय नैपकिन होल्डर लेने आई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा। धनतेरस पे क्या खरीदने वाले? धनतेरस पे बेसिकली आप स्टील से स्विच ओवर करके ग्लास, जो अच्छे ग्लास के मटेरियल्स हैं उस पे स्विच ओवर हो गए हैं। अब स्टील तो जनरली कम ही यूज कर रहे हैं हम सभी लोग। स्टील में जो हाई आयोडाइज वाली स्टील आती है, हैवी वाली, उस पे स्विच ओवर हुए हैं। मतलब नॉर्मल वाली जो पुरानी स्टील चल रही है वो हम जनरल हैं। सास मेटल वाले जो चल रहे हैं आजकल के, हाँ, जो वाले जो होते हैं, जो आप लोअर कुक पे, लो हीट पे आप आराम से कुक कर सकते हैं, जलते नहीं है, स्टील भी है और आपको हाइजीनिक भी रहता है। न्यूट्री ब्लेंडर खरीदने का मन है, वही खरीदूंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा नया है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, जैसे मैं बता रही थी कि धनतेरस का मौका हो, लोग सोना चांदी या स्टील की बात करते हैं, लेकिन न्यूट्री ब्लेंडर शायद आप नया ट्रेंड में लेके आई हैं। नहीं, चेंज चाहिए ना, कुछ जो किचन में नीडी आइटम है वो लेनी चाहिए ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्टील ही लेना है। खरीदारी लोग खूब करते हैं और आपको भी मौका मिलता है कि ये सामान झाड़ घर एक बार उसे सजाने का। जी बिल्कुल, ऐसे ही मौका मिलता है।
दिवाली के टाइम पर हम लोग जो है दुकान की सफाई कर लेते हैं। एक्चुअली में रश होता है, नई नई चीज़ें मार्केट में आती है, न्यू लॉन्चिंग होती है। स्टील की लाइन में जैसे न्यू गोल्ड प्लेटिंग में लॉन्चिंग होती है, अलग अलग लॉन्चिंग होती है मार्केट में, इसलिए नई चीज़ें दिवाली के टाइम पर लॉन्च करते हैं कंपनी वाले। खूबसूरत जो क्रॉकरी सेट है वो यहाँ मौजूद है, स्टील के बर्तन है, पीतल और तांबे का भी ट्रेंड क्योंकि बढ़ गया है, वो भी साथ है यहाँ पर ग्राहकों के लिए जो यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका इंतजार ग्राहक करते हैं वो है डिस्काउंट। तो बाजारों में भी डिस्काउंट भी है, इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली साल का एक इकलौता त्योहार जिसमें लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, खरीदारी करते हैं और अपने लिए भी कुछ खरीदते हैं और अपने साथ वालों के लिए भी कुछ खरीदते हैं। दिवाली के लिए बाजार तो तैयार हो गए हैं। मेरे पीछे जो आप मैनिक्विन्स देख रहे हैं ये भी कपड़े पहन के अब सज धज कर दिवाली के लिए तैयार हो चुके हैं। लोग क्या खरीदारी कर रहे हैं, वो अपने घर कौन सी साड़ी लेके जाने वाले हैं, कौन सा कुर्ता और कौन सा लहंगा, हम लोगों से ही समझेंगे। अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन बच्चों के लिए खरीदा है। मेरे बेटे के लिए कुर्ता पैजामा और बेटी के लिए सलवार। बिल्कुल, यानी दिवाली की तैयारियां जो है आपकी पूरी यस हो रही है। इस समय पर जितने भी कुर्ते चल रहे हैं सारे हमारे पास में एकदम लेटेस्ट पैटर्न के चल रहे हैं बॉयज के साथ में, और जो भी वैरायटी खुली हुई है सारी डेली रोज वैरायटी नई हो रही है चेंज। इसमें अपने पास एम्ब्रॉयडरी में, प्रिंट्स में, सब तरीके के मार्केट में डिमांड चल रही है। दीपावली का है पर्व, तो जितने भी लोग हैं थोड़े से डार्कर शेड्स, ब्राइटर शेड्स कर रहे हैं प्रेफर। हाँ, मेरा भी ब्लैक या ब्लू में ही डार्क वाला प्रेफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है आंटी आपको मना करेंगी कि ब्लैक मत लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चे अपनी पसंद से पहनते हैं। देखिए मॉडर्न टाइम, मॉडर्न एरा, आप ब्लैक कुर्ता भी ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए कितने खूबसूरत ये कुर्ते हैं। और खास बात ये है कि ये बिल्कुल ट्रेंडिंग भी है। आजकल कॉकटेल पार्टी हो गया, फंक्शंस होगी, तो उसमें भी कस्टमर डाल रहे हैं। ब्लैक कलर वगैरह है ना, ट्रेंडी होता है। जैसे थीम्स वगैरह भी हम फंक्शंस में देखते हैं कि हमें एक ही थीम के कलर चाहिए, तो ब्लैक वगैरह में ज्यादा प्रेफरेंस है। तो मेन चीज ये है, इसलिए ब्लैक की डिमांड ज्यादा है। हाल अभी देश के सभी बाजारों का है जहां लोग पहुंच रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली वो मौका है जिस पर नए कपड़े की खरीदारी की जाती है, एक दूसरे को तोहफे भी दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक दो नहीं, लाइन से ऐसी छोटी छोटी कई दुकानें नजर आएंगी जहाँ दिए जो हैं लोग खरीद रहे हैं। आपकी दुकानों पे भी अलग अलग खूबसूरत दिए हैं, यानी ये कह सकते हैं कि बाजार में दिए अभी भी ट्रेंडिंग में, क्योंकि अब लोग इलेक्ट्रिसिटी के दिए जरूर वो खरीदने लगे हैं, लेकिन शायद जो मिट्टी के दिए का मजा है वो नहीं दे पाते। मैम दियो जो है मिट्टी का ही है इस बार, लेकिन लोटस दियो बहुत आए हैं। अब जैसे ये देखिए, ये कमल का फूल बना हुआ है दिए बेस के ऊपर, ये कभी नहीं आया इस बार, बहुत खूबसूरत दिए है ये। और जैसे ये देखिए आप, हाथी है ये, इसके ऊपर 5 मुंह का दिया बना हुआ है। तो इस तरीके का कितना डिजाइन है हमारे पास कि जो लोकल में मजा है ना वो कहीं मॉल में भी नहीं है। जैसे लक्ष्मी गणेश जी इतने खूबसूरत यहाँ हैं, वो आपको कहीं किसी मॉल में नहीं मिलेंगे। एक पहल है, पीएम ने देशवासियों से गुजारिश भी की है और अपील भी की है कि दिवाली के मौके पर जब आप सामान खरीदे तो लोकल मार्केट से, लोकल व्यापारी, छोटे व्यापारियों से खरीदे और एक तस्वीर ले और उसे नमो ऐप पे भी डाले, क्योंकि ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा भी देता है। विजय राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। देखिए, अगर दिवाली के मौके पर आप आज खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कल के दिन में क्या कुछ खास है। 9 नवंबर यानी आज 2 खास योग बन रहे हैं। ये हैं शुभ कर्तरी योग और जो है उभयचरी योग। शुभ कर्तरी और उभयचरी योग में फर्नीचर, मशीनरी और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप बता दें, शेयर मार्केट में निवेश करने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ये योग बहुत खास माना जाता है। ज्योतिषों के मुताबिक अगर हम देखें तो इन शुभ योग के चलते नए कामों की शुरुआत के लिए भी ये अच्छा खासा दिन माना जाता है, मतलब काफी शुभ ये माना जाता है। अब अगर बात करें 10 नवंबर यानी धनतेरस की, तो वैसे तो धनतेरस को हर तरह की खरीदारी और नई शुरुआत के लिए शुभ माना ही जाता है, जैसे आप साल दर साल सुनते हैं। इस बार 5 शुभ योग इस संयोग पर बन रहे हैं धनतेरस के दिन, इसलिए ये धनतेरस बहुत खास होने वाला है। देखिए, इस बार धनतेरस पर शुभ कर्तरी और वरिष्ठ सरल और सुमुख नाम के 4 राजयोग बन रहे हैं एक साथ। ये 4 राजयोग जो हैं शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त जैसे माने जाते हैं, मतलब इस दिन अगर आप कुछ भी खरीदेंगे तो बहुत शुभ होगा। इसके अलावा धनतेरस पर अमृत नाम का शुभ योग भी बन रहा है। इन 5 शुभ योग के बनने से दिन में जो है विशेष मुहूर्त बन जाएगा, यानी आप जब भी कोई शॉपिंग करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभ इस दिन होने जा रहा है।
अब बात अगर 11 नवंबर की जाए तो आमतौर पर धनतेरस के दिवाली की ज्यादा खरीदारी पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार जो है धनतेरस के बाद के दिन भी खरीदारी के बेहद शुभ योग बन रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले 11 नवंबर को प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं एक साथ। इन शुभ योग में किया गया काम सफलता देने वाला माना जाता है, इसलिए वाहन और मशीनरी खरीदना या कारखाना शुरू करना ये दिन बहुत खास होते हैं। मतलब मशीन रिलेटेड आप जो भी शुरू करेंगे वो आपको बहुत शुभ संकेत देने वाले हैं। घर के सामान की खरीद के लिए भी इस दिन बहुत खास योग है। ऐसे में अगर आपको दिवाली की सजावट से लेकर घर की जरूरत का कोई भी सामान लेना है तो आप 11 नवंबर को शॉपिंग के लिए अवश्य निकलें। देखिए, अब आप बात करेंगे 12 नवंबर यानी दीपावली के दिन की भी कर ली जाए। सुख समृद्धि, रोशनी, खुशियों का ये त्योहार इस बार खुशियों के और भी सारे मौके लेकर आने वाला है। दिवाली के मौके पर आयुष्मान और सौभाग्य योग रहेगा। लक्ष्मी पूजा का पर्व होने से इस दिन हर तरह के नई शुरुआत, खरीदारी, निवेश, लेन देन करना बहुत शुभ रहेगा। और इस शुभ दिन और कौन सी खरीदारी करनी चाहिए ये भी बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य, सुनिए। देखिए, आयुष्मान और सौभाग्य, जैसा कि नाम में ही सौभाग्य है, तो ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। इसमें सबसे पहले सुबह नहा धो के लक्ष्मी जी की स्तुति करके, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही दिन है और लक्ष्मी जी को जो जो प्रिय वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी करनी चाहिए। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और कपड़े हो गए, इनकी खरीदारी करनी है। कोई नया कार्य यदि आप कर रहे हैं तो इसी दिन इसकी शुरुआत करनी चाहिए आपको। फैक्ट्री है तो कल कारखाना, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको लेना है वो आप इस दिन ले सकते हैं। और वाहन में आपको जो भी खरीदना है, वाहन का बड़ा विस्तृत स्वरूप होता है, वो देश काल पात्र के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वाहन का खरीद जो है इसमें उत्तम फल आपको देगा। 7 समंदर पार कैसे दिवाली की रौनक नजर आ रही है, चलिए अब आपको दिखा देते हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिखाएंगे अमेरिकी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर की ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जहां दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कमला हैरिस के उनकी जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा हर साल उनके घर दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में उनके घर पर भारतीय समुदाय और तमाम बड़े राजनेता शामिल होते हैं। दिवाली का कुछ ऐसा ही रंग ब्रिटिश प्रधानमंत्री के घर पर भी नजर आता है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर एकत्रित होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज अन्य देशों के सर्वोच्च पदों पर बैठे ये तमाम सत्ताधीश राजनेता किस प्रकार से दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। पहली तस्वीर जहां अमेरिका से निकल कर आ रही है, जबकि दूसरी तस्वीर ब्रिटेन से। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हर साल दिवाली मनाती हैं। इस बार भी उनके आधिकारिक निवास स्थान पर दिवाली की धूम नजर आई। वो अक्सर इस मौके पर अपना बचपन याद करती हैं। उन्हें वो सुनहरे दिन याद आते हैं जब वो दिवाली मनाने चेन्नई जाया करती थी। देखिए, वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारियां हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय समुदाय के तमाम लोग इस दिवाली के सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं और राजनेता भी दिवाली में कमला हैरिस के सेलिब्रेशन में मौजूद रहते हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 समंदर पार भी किस तरीके से दिवाली की रौनक नजर आ रही है। हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं वो दिवाली के इस पर्व को उतनी ही खूबसूरती के साथ मनाते हैं जितनी अच्छे तरीके से भारत में इसको मनाया जाता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कमला हैरिस के आवास की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोग, भारतीय रंग से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद रहते हैं और उसी तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है जैसे हिंदुस्तान में किया जाता है। वहां से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और दिवाली से पहले वहां पर भी उतना ही उत्साह है। कमला हैरिस दिवाली मनाकर अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं। बचपन में जब वो चेन्नई में रहा करती थी तो किस तरीके से वो दिवाली मनाती थी, उन सभी बातों को याद रखने के लिए, याद करने के लिए दिवाली के इस त्योहार को 7 समंदर पार भी इतनी ही खूबसूरती से वो मनाती हैं।
तो साथ ही साथ देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले अपने आधिकारिक निवास स्थान यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक कार्यक्रम रखा, जहां पर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनके मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। सुनक ने ब्रिटेन और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। इस खास मौके पर सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के कई लोगों के साथ एकत्रित हुई, शामिल हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से साजो सज्जा की गई है। तमाम आपको दीपक नजर आएंगे, रंग बिरंगे रोशनी से सराबोर ये नजारा आपको नजर आएगा और बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय और खासकर भारतीय परिवेश में आपको सब नजर आएंगे और उसी क्रम में आपको एक एक करके इस शानदार सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं और अन्य तस्वीरें भी आएंगी, वो भी आपको दिखाते रहेंगे लगातार। और चलिए अब बात साफ हवा के हक की करते हैं। वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो कैसे हमें आपको साफ हवा का हक मिले, इसकी कोशिश जीएनटी पर लगातार जारी है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम लेता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। गुरुग्राम एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 601 पर अब ये पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI लगातार 400 के ऊपर बना ही हुआ है। दिल्ली सरकार ने जनवरी में होने वाले विंटर ब्रेक की जगह इस बार 9 से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक कर दिया है, यानी सही समय में विंटर ब्रेक किया गया है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो सांस लेने में। इसके अलावा RML अस्पताल में वीकली पोल्यूशन OPD की व्यवस्था भी अब की गई है। पिछले कई महीनों से बंद पड़ा कनॉट प्लेस का स्मोक टावर भी आज शुरू हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। स्मोक टावर के निरीक्षण के लिए बुधवार को एक टीम वहां पर बाकायदा भेजी गई। DPCC ने कनॉट प्लेस में लगे स्मोक टावर की फाइल जो है फाइनल रिपोर्ट वेबसाइट पर अब अपलोड कर दी है और कोशिश उनकी जाहिर तौर पर यही होगी कि स्मोक टावर को चालू कर दिया जाए, जिससे एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर के जो रेडियस है उसमें कम से कम शुद्ध हवा का संचार शुरू हो जाए। तो आइए तमाम अलग अलग इलाकों का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा और ITO, इस ITO पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, यानी कि हवा की गुणवत्ता क्या है, इसका अंदाजा आप इस पे लगा सकते हैं। केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर आप ऐप पर जाएंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाएगा कि यहाँ पर जो AQI है सुबह 7 बजे के करीब का वो 442 के करीब है, यानी 400 को पार कर गया है। और सबसे खास बात यही है कि हेल्थ इंपैक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से यह न केवल स्वस्थ लोगों को बल्कि सीरियसली जो ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है उसको इंपैक्ट कर सकता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि राजधानी के ज्यादातर साउथ दिल्ली और वेस्ट के जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त ही आपको पूरा धुंधलका दिखाई देगा। इन सब के बीच वाहनों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है और ऐसे में खास तौर पर यह ध्यान देना जरूरी है कि जब इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से हो रहा है तब आखिर कैसे इससे निपटा जाए। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने, जो कि सिविक एजेंसी है, उसने साफ तौर पर निगरानी के लिए ओपन बर्निंग में निगरानी नहीं हो पाएगी, इसके लिए 300 से ज्यादा की जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। और CND वेस्ट यानी जहां भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होता है उसको लेकर के फिलहाल रोक है और जो निगरानी टीमें हैं वो लगातार नजर बनाई हुई हैं। सर्विलांस लगातार रखा जा रहा है ताकि राजधानी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वह और खराब न हो। सरकार की कोशिशों के बावजूद राजधानी दिल्ली और NCR में AQI का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। 450 के आसपास दिल्ली और NCR का AQI है जो बेहद खतरनाक है, यानी हर सांस के साथ आदमी जहर अपने शरीर के अंदर लेने के लिए मजबूर है दिल्ली और NCR के लोग। और लगातार यही परिस्थिति हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में रहती है और जब अक्टूबर का महीना आता है तो हर साल की तरह इस साल भी शोर मचना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो सरकार ने प्रतिबंध स्टेज वाइज बनाए हैं वो लागू किए गए,
ग्रुप जो स्टेज 4 है वो लागू कर दिया गया। देखिए, इस वक्त मैं डीएनडी के पास मौजूद हूँ और आपको पीछे मेरे दिखाई दे जाएगा किस तरीके से हवा में पूरा प्रदूषण घुला हुआ है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि आसपास के जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो या नोएडा हो, सब जगह ही आपको प्रदूषण का ये नजारा दिख जाएगा। और इसी के चलते दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश किए जा रही है कि किसी तरीके से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाए। देर रात दिल्ली सरकार में जो बैठकें भी हुई हैं आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से क्या आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है, इस पर भी विचार हो रहा है। अभी तो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का भी बहुत अच्छा नहीं है, 400-500 से ऊपर तो रोज ही रहा है। लेकिन हाल में हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त जो है टेम्परेचर गिर जाता है और इससे जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है वो और भी नीचे यानी कि सामान्य रूप से हवा में नीचे की तरफ होते हैं और इसलिए प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। बढ़े हुए प्रदूषण ने हमारी सांसों को संकट में डाल दिया है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हम सब सरकार से उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि वो इसको कंट्रोल करेगी ताकि हम चैन से सांस ले पाएं, बट जब तक हो रहा है तो इसकी सुरक्षा और रोकथाम के लिए यही कर सकते हैं कि हम N95 मास्क लगाएं जो हमने कोविड टाइम्स में लगाए थे, क्योंकि वही मास्क हैं जो सिर्फ PM 2.5 पार्टिकल्स को रोक सकते हैं। तो स्पेशली अगर जो डायबिटिक हैं, स्पेशली जो डायबिटिक है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज के लिए। तो अगर आपको पहले कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक आया हुआ है तो आप या डायबिटिक या जिनका वजन ज्यादा है जी, उन सब लोगों को मास्क लगाना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज जितनी कम से कम कर सके, खासकर जो पीक पॉल्यूशन टाइम होता है उसमें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज को हम रेस्ट्रिक्ट करें। ये नहीं कहते कि इंडोर में नहीं है, बट आउटडोर से कम है इंडोर में, तो वो हम थोड़ा सा जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो करें। दूसरा बड़ा अच्छा उपाय है कि अगर आपके को ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसमें पानी को कम पीना है या पानी को रोक के पीना है, तो आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए अपनी बॉडी में, क्योंकि विंटर्स के अंदर प्यास कम लगती है, ऊपर से ये 2.5 पार्टिकल्स जो हैं हमारे ब्लड सप्लाई में जा रहे हैं। तो जितना आप फ्लूइड इनटेक करेंगे उतना ही फ्लश आउट हो जाएंगे पार्टिकल्स और उतना आपको ये जो चांसेस ऑफ स्ट्रोक और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि लंग की प्रॉब्लम्स भी आपको कम होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है फाइबर डाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वेजिटेबल्स और ये सब, इन सब चीजों से फायदा होता है। फाइबर डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए और कुछ कुछ इंडोर एक्सरसाइजेस करना भी इम्पोर्टेंट है। वी कांट बी लेजी, क्योंकि जो प्रदूषण का मुख्य कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल PM 2.5, PM 10, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो व्हीकल्स हैं जो कि ट्रैफिक है जिसकी वजह से काफी सारा प्रदूषण होता है। काफी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से जो महीन कण है वो हमारे एयरवे में, फेफड़े में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कि काफी सारा खांसी, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट में टाइटनेस होती है। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें। सिंपल मास्क है वो, जब भी हम घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो घर के अंदर ही रहें और यदि आपको गले में प्रॉब्लम है तो आप स्टीम ले सकते हैं। बहुत सही डॉक्टर साहब ने बोला कि इंडोर एक्टिविटीज बहुत बढ़ानी है, फोन को बहुत दूर रखना है, फोन एडिक्शन नहीं बनाना, आईपैड को एडिक्शन नहीं बनाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत लेने हैं, ट्राई टू डेवलप द हॉबी ऑफ रीडिंग। आप जितना रीड करेंगे उतने न्यूरॉन्स को पावर मिलेगी, उतने न्यूरॉन्स स्ट्रांग होंगे। और इंडोर एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मान लीजिए बच्चों में ये मिल रहा है, हमें कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो इरिटेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि सब लोग अपने काम पे लगे हैं या सब लोग फोन पे लगे हैं। तो ट्राई टू इन्वॉल्व मोर फैमिली टाइम, साथ बैठिए, साथ काम करिए, साथ खेलिए। इस समय दिल्ली और एनसीआर के जितने अस्पताल हैं उनमें ओपीडी में या इमरजेंसी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनको सांस में तकलीफ है।
या तो सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, या ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक है या सीओपीडी का अटैक है, तो ये लोगों के नंबर्स बढ़ गए। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सब शामिल हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो बाहर से आए हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं, उनके अंदर ब्रोंकाइटिस है, वो बढ़ गया है। और जो अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एक्यूट एग्जैजरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं, या सीओपीडी वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ रही हैं, जिसके वजह से उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, इंजेक्टेबल दवाइयां देनी पड़ रही हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है, हम सब के लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक है। लॉन्ग टर्म में कैंसर होने तक की संभावना होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं, 6 से 8 घंटे कम से कम। घर में रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। घर के अंदर जब रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, इनका ज्यादा सेवन करना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त सरकार को और पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण के अगेंस्ट खूब सारा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको इसके जो खतरे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। कुछ हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप है, जिसमें जैसे होता है प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, या एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम बचा के रखें। और जब देखें एयर क्वालिटी इंडिसेस पुअर हो रहे हैं, तो इसके लिए एक जागरूकता होनी कि भी नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडिसेस लेस देन 100 होना चाहिए, 100 to 200 के बीच में क्या करना है, और अगर मोर देन 200 है तो क्या करना चाहिए। तो कम से कम जो वल्नरेबल ग्रुप है हम उनको बचा के रखें। मुंबई भी प्रदूषण से परेशान है। हालांकि कल हुई बारिश के बाद मुंबई को प्रदूषण से राहत मिली है, लेकिन साफ हवा के लिए मुंबई की जंग जारी है। देखिए मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। मुंबईकरों की ये मुंह मांगी बरसात क्या इस शहर को प्रदूषण से निजात दिला पाएगी? क्या मुंबई की हवा में घुले जहर का धुलना अब शुरू हो जाएगा? बुधवार की शाम नरीमन पॉइंट, कफ परेड, CSMT, चर्च गेट समेत दक्षिण मुंबई में बारिश खुशियों की मानो सौगात लेकर आई। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में मुंबई के मध्य, पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में बारिश और तूफान की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो AQI लेवल में अच्छी खासी कमी आएगी और जहरीली हवा से परेशान मुंबईकरों के लिए मौसम की ये बड़ी मेहरबानी होगी। ये तस्वीरें बारिश से पहले वाले मुंबई की हैं, जो कि बताने के लिए काफी हैं कि माया नगरी में प्रदूषण का किस हद तक प्रकोप जारी था। दिन के उजाले में भी स्मॉग की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मुंबई का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखें तो इस वक्त है 149 और पार्टिकुलेट मैटर है 2.5। लेकिन अगर हम इस इलाके को देख लें, ये है वर्ली का इलाका। देख लीजिए एकदम ढका हुआ ऐसे लग रहा है, घना कोहरा पूरा इसको एनगल्फ किया हुआ है। और यहाँ आप देखिए वर्ली का जो AQI है वो एक्चुअली है सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में। ये देखिए ये हरे में है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ये PM जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इसका 10 दिख रहा है। यानी कि इस वक्त जो लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स उनके लंग्स में जा रहा है वो ज्यादा बड़ा है। समुद्री हवा जिस पर कंट्रोल किसी का नहीं है, न सरकार का न किसी का, वो समुद्री हवा इस वक्त ये पूरे डस्ट को लेके जा नहीं पा रही है। और यही वजह है कि मुंबईकर्स को फिलहाल इतनी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार दोपहर मुंबई का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 रहा, जो कि चिंता का सबब है। प्रदूषण को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने की समय सीमा तय कर दी है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक 3 घंटों के लिए पटाखे जलाने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार तक हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर कुछ दिनों तक सार्वजनिक निर्माण कार्य पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी है। मुंबई की खराब हवा के लिए मुख्य तौर पर 2 चीजें जिम्मेदार हैं। पहला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और दूसरा, आर्थिक राजधानी में चल रहा निर्माण कार्य। मरीन ड्राइव में कोस्टल रोड पर प्रदूषण से निजात पाने के लिए BMC किस तरह पानी के टैंकर का इस्तेमाल कर रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुंबई में एयर पोल्यूशन रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें से एक है सड़कों पर पानी को डाला जा रहा है जिससे धूल ना उड़े। इस वक्त हम मरीन ड्राइव पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर टैंक मौजूद है
और ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा मार्ग है, यहाँ पर काफी ज्यादा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये जो आप देख सकते हैं कोस्टल रोड का काम चल रहा है, तो यहाँ पर जो पूरी सड़क पर जो काम चल रहा है वहां पर लगातार इस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो चलिए आपके लिए चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां बर्फ के बाद फिजा बदल चुकी है। बहुत बर्फीले मौसम में भी भक्तों का जोश हाई बना हुआ, देखिए। ये तस्वीरें, ये नजारा दिलकश है, आत्मा को तृप्त करने वाला है, मन को मोहने वाला है, क्योंकि बाबा केदार का ये श्वेत श्रृंगार कुदरत का किया हुआ है। अब जब केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, तो उससे पहले कुदरत ने बाबा के भक्तों पर मेहरबानी करते हुए केदार घाटी को सफेद चादर उड़ा दी है, जिसकी वजह से यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। इस बार की चारधाम यात्रा में पहले ही सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब नवंबर के पहले हफ्ते में यहाँ हुई बर्फबारी ने ठंड आने के संकेत दे दिए हैं। यहाँ हुई बर्फबारी ने इलाके की सूरत पूरी तरह बदल कर रख दी है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव का यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। श्रद्धालुओं की अभी भी बाबा की दर पर लाइन लगी है। बर्फबारी की वजह से इलाके में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। हालत ये है कि तापमान इस कदर गिर गया है कि -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये भी सच है कि मौसम में आए इस बदलाव के चलते भक्तों की चुनौती बढ़ गई है। अंतिम दौर में पहुंच चुकी यात्रा में श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी 2 हफ्ते पहले तक हुआ करती थी। मौसम के इस मिजाज के बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं भी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। यानी कि अभी यात्रा करने के लिए पैदल रास्ता ही बचा है। बर्फबारी का ये सिलसिला अगर आगे भी जारी रहता है तो यकीनन हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं सकेंगे। 15 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होते ही इस साल यात्रा के समापन का ऐलान हो जाएगा और बाबा अगले 6 महीने के लिए विश्राम करने अपने प्रवास पर चले जाएंगे। केदार धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।